हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आकाश सावंत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ डिप्लोमा सेमेस्टर 5 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में, जो कि है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। मार्केट में कुछ किताबें आपको एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन के नाम से भी मिल जाएंगे, बट हर बुक में कंटेंट सेम होने वाला है, सिलेबस सेम होने वाला है। ये जो पूरा लेक्चर सीरीज होने वाला है वो प्योरली मुंबई यूनिवर्सिटी या एमएसबीटी के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, तो वो चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। नाउ सेशन चालू करने से पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी चीज़ बताना चाहूँगा। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग बेसिक एलिमेंट्स या फिर पूरे मशीन का डिज़ाइनिंग सीखेंगे नहीं, हम सिर्फ उस मशीन के छोटे से एलिमेंट्स का डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा मशीन होगा, उसमें का छोटा सा पार्ट एक क्वार्टर जॉइंट हो सकता है, वो क्वार्टर जॉइंट कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ लेट सपोज बहुत बड़ा मशीन है, उसमें कोई एक वेल्डिंग किया हुआ एलिमेंट है, तो उस वेल्डिंग किए हुए एलिमेंट को कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, राइट। साथ ही साथ अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट कैसा है, इसका वेटेज कैसा है उसके बारे में बात करूँ, तो ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकली ज़्यादा हैवी है, बट थियोरेटिकली आपको इसमें ज़्यादा कंटेंट दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर मैं एग्ज़ाम के मार्क्स या फिर परसेंटेज वाइज वेटेज का बात करूँ, तो 70 to 65% आई थिंक कि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, एंड 35 to 40% कहीं ना कहीं पे इस पर थ्योरी आपको देखने मिलेगा विद ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि न्यूमेरिकली ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ with this, let me start with the today's lecture, that is based on the first chapter of design of machine element, and the name of the chapter is very simple। हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन के बारे में, राइट। दैट इज नथिंग बट योर चैप्टर नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन मशीन डिज़ाइन। नाउ मशीन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम सबको आइडिया आती है, बट डिज़ाइन क्या होता है ये समझने का कोशिश करेंगे। नाउ ये समझने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नाउ डिज़ाइन अगर मैं एक सिंपल सरल भाषा में बात करूँ तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम से लेके सोल्यूशन की तक पहुंचने का बीच में का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। ठीक है, प्रॉब्लम से लेके सोल्यूशन के बीच तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। नाउ ये तो हो गया एक सिंपल सा लेमैन डेफिनेशन, बट एक्चुअली एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं ना। एग्जाम्पल में ऐसा सोचो कि बहुत सालों पहले जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, हमें जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी थी हम सिर्फ वर्बली कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बट तभी कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन का फॉर्मेट नहीं था, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम था और उसका सोल्यूशन हम लोग ने फाइनली निकाला कि हम लोग ने एक पेन डिज़ाइन किया। बट ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच में पहुंचने से पहले हमने और भी कुछ इन्वेंट किए थे। फॉर एग्जांपल, हमने ये वाला पार्ट इन्वेंट किया था जिसमें एक इंक थी और एक फेदर था, हम डिप करते थे और कुछ भी लिख सकते थे। तो ये डिज़ाइन हम लोग ने क्रिएट किया था, विच वॉज नथिंग बट एन इन्वेंशन। इस इन्वेंशन को हम लोग ने आगे जाके मॉडिफाई किया और वो बन गया एक पेन। नाउ आप अगर ध्यान दो तो हम लोग ने बेसिकली किया क्या, एक प्रॉब्लम था जो कि हम इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्मेट में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन के निकालने के प्रोसेस को हम लोग ने बोला डिज़ाइन, राइट। नाउ ये तो हो गया बहुत ही लेमैन और एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्मेट में। अभी इसका प्रोसेस समझने का ट्राई करते हैं, बिकॉज सर आप बोल रहे हो कि प्रोसेस होता है प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस चालू कैसे होता है ना। हर एक डिज़ाइन का प्रोसेस चालू होता है बाय कंसिडरिंग और रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ द प्रॉब्लम और द नीड ऑफ द पर्सन। हमारे केस में हमने देखा प्रॉब्लम क्या था या फिर रिकॉग्निशन नीड क्या था, कि हमें रिटन फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, राइट। तो ये जो भी नीड है उसको समझने के बाद हम हमारे पास जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं या फिर हमारा इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल करके हम कुछ एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ना डिज़ाइन क्रिएट करना मतलब क्या, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके अंदर दिमाग में सोल्यूशन है, उसको आप पेपर पे उतारो। उस फॉर्मेट या फिर उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिंग डिज़ाइन, राइट। मतलब एक बार आपने पेपर के ऊपर उतार लिया आपका डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग और इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप उसका इस्तेमाल करके एक मॉडल क्रिएट करो ना। ये जो मॉडल होगा वो परमानेंट या फिर फाइनल मॉडल नहीं होगा। इस मॉडल के ऊपर पहले हम लोग बहुत सारी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि टेस्ट करने के बाद, बहुत सारा इवैल्यूएशन करने के बाद आपको बहुत सारा ऐसा डेटा मिलेगा जो कि पहले वाले डिज़ाइन में आपको फ्लॉ या फिर कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा। तो वो प्रॉब्लम को इम्प्रूव करेंगे हम लोग बार बार, और जो डिज़ाइन का प्रोसेस है, मतलब वापस जो पहले चालू किया था वो वापस कंटिन्यू करेंगे, राइट। इससे होगा क्या, आपका जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव होते जाएगा, इम्प्रूव होते जाएगा।
और फाइनली जब भी आपका डिज़ाइन उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जब आपको जो फंक्शन रिक्वायर्ड था, जो फाइनल आउटपुट रिक्वायर्ड था, अगर वो आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल डिज़ाइन था, डिज़ाइन याद रखना क्या था, इन्फॉर्मेशन था जो आपने पेपर पे उतारा था, वो इन्फॉर्मेशन आप आगे किसी को कम्युनिकेट करोगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लोगों को जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हर डिज़ाइन में आपको ये वाला प्रोसेस दिखाई देगा। तो अगर इसका इस्तेमाल करके अगर मुझे मशीन डिज़ाइन को डिफाइन करना है, मतलब इंग्लिश में अगर मेरे को लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? आई कैन सिंपली राइट इट एज इट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो हम लोग ने यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है, तो इट इज़ यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन टू डिस्क्राइब अ मैकेनिकल सिस्टम। अभी जो मॉडल होता है, राइट, वो क्या होता है? वो कुछ नहीं बट आपका मैकेनिकल सिस्टम होता है ना। इस मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि ये कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो टेस्ट इवैल्यूएट करने के बाद जब भी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, हमारा डिज़ाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप रीड करोगे अभी तो आपको बहुत सारा रिलेशन दिख जाएगा। तो क्या था डिज़ाइन ऑफ मशीन डिज़ाइन का डेफिनेशन? It is defined as the use of scientific principles, technical information, and imagination for describing a mechanical system in order to perform a specific function. राइट? तो आई होप आपको यहाँ पे मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ के लेना आपका काम हो जाएगा। विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर। नाउ स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर का मतलब क्या है। जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग स्टेप्स सीखेंगे रिलेटेड टू डिज़ाइन, वो आप किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आप सिंपल सा एक बॉटल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी आप ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक बड़ा रॉकेट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें भी यही सारे सेम स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि मैं आपके लिए एक क्लाइंट हूँ और आपका खुद का कुछ एक इंजीनियरिंग का फर्म है, राइट। और मैं आपके पास मेरा एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है कि मुझे एक टायर में हवा भरवाने वाला मशीन क्रिएट करना है, राइट। तो अगर मैं आपके कंपनी को पूछूं कि आप मुझे ऐसा मशीन बना के दे सकते हो या नहीं, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में इमीडिएटली एक मशीन का नाम आएगा, राइट। अगर आपके भी दिमाग में वो नाम आया है तो प्लीज़ वो मशीन का नाम बिफोर आई मूव दिस वीडियो फॉरवर्ड वो कमेंट में लिख दो, ठीक है, ताकि लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग लाइक अ इंजीनियर, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली मैनी ऑफ यू माइट हैव थॉट अबाउट अ कंप्रेसर, राइट। बात से बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी टायर में हवा भरवाना है तो आपको एक कंप्रेसर डिज़ाइन करना पड़ेगा। नाउ ये जो प्रोसेस था डिज़ाइन का, वो शुरू कैसे हुआ ये समझने का चालू करते हैं। तो प्रोसेस शुरू इस तरीके से हुआ कि पहले मैंने, दैट इज़ एज अ क्लाइंट, मैंने आपको मेरा नीड बताया, राइट। नाउ नीड मतलब सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे टायर में हवा भरने वाला मशीन चाहिए, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली क्या है, मतलब कौन सी टाइप के टायर है, उसमें कितने अमाउंट का मैक्सिमम प्रेशर भरवाना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है आपका नीड, दैट इज़ मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये पहला वाला पॉइंट होता है, पहला स्टेप होता है, राइट। नाउ चलो नीड तो मैंने बता दिया, राइट। बट हैज़ एन इंजीनियर आपको पता है कि यार कंप्रेसर अलग अलग मैकेनिज्म में आते हैं। आपको ये पता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है, आपको ये भी पता है कि एक रोटरी कंप्रेसर भी होता है। तो आप ऑब्वियसली मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपको कौन से टाइप का कंप्रेसर चाहिए, या तो रेसिप्रोकेटिंग या तो रोटरी। ना मैं ठहरा नॉर्मल ले मैन, मुझे तो इनके बारे में पता नहीं। तो मैं आपको पूछूंगा कि किन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि यार ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो आपको हाइयर लेवल ऑफ प्रेशर डिलीवर करके दे सकता है, बट ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा और स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करेगा, साथ ही साथ इसका कॉस्ट आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ेगा। बट अगर आप रोटरी कंप्रेसर के पास जा रहे हो तो आपको यहाँ पे जो प्रेशर का हाईएस्ट लेवल है ये वो कम होगा, बट ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कम पावर कंज्यूम करता है और इसका कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन एज अ क्लाइंट माई सिचुएशन कि मेरा ज़रूरत क्या है, लेट सपोज मैंने आपको बोल दिया कि बॉस मुझे एक रोटरी कंप्रेसर ही दिलवा दो बिकॉज मुझे टायर में बहुत हाई प्रेशर नहीं भरवाना। इसका मतलब जो सेकेंड स्टेप होता है वो है डिसाइडिंग द मैकेनिज्म। मतलब हमारे जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से रिलेटिव मोशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट मैकेनिज्म, राइट। तो चलो हम लोग ने मैकेनिज्म भी डिसाइड कर लिया जो कि है रोटरी मोशन। ना एक बार मैकेनिज्म डिसाइड होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच प्रेशर आई वांट टू बिल्ड, अगर क्लाइंट को लेट सपोज 50 पास्कल का प्रेशर क्रिएट करना है तो उस
उस लेवल के प्रेशर के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा मशीन के ऊपर, बिकॉज यू नो दैट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर तो पता है, अभी फोर्स कितना लगाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको फोर्स का एनालिसिस करना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो मशीन के एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करो या एक ही एलिमेंट के ऊपर एनालिसिस करो। जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारा आप पढ़ोगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। तो आपने फोर्सेस का एनालिसिस कर लिया, बट साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ये जो मशीन बनाओगे उसमें ये जो भी मटेरियल इस्तेमाल करोगे वो मटेरियल इन सारे फोर्सेस को सस्टेन करना चाहिए, राइट। तो आपका सपोर्ट स्टेप होता है कि आपको एक मटेरियल सिलेक्ट करना है जो कि इन सारे फोर्सेस को विथस्टैंड कर सके और मशीन के लिए बहुत ही फिजिबल होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। चलो मटेरियल डिज़ाइन कर लिया, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला अगर बोलूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो उसमें का प्रेशर पता चल गया, फोर्स पता चल गया। अभी नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो कि था एरिया। नो एरिया बेसिकली होता है साइज, राइट। आपका पिस्टन का साइज कितना होगा या फिर आपका रोटर का साइज कितना होगा। यहाँ से आपका चालू होता है डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट। मतलब डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट में हम लोग एक्चुअली साइज ऑफ द एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स एनालिसिस एंड द प्रेशर एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद आपका डिज़ाइन रेडी है। याद रखना डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन एक प्रोसेस होता है बिटवीन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, जिसको हम पेपर में उतारते हैं, राइट। तो पेपर में उतारने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारा इवैल्यूएशन करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के बाद फाइनली बिफोर गेटिंग ऑन टू द मेन प्रोडक्ट हम लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, प्रोटोटाइप होगा, उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल सेम परफॉर्मेंस दे जो आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। तो एक बार आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया, फिर आपको उसको डिटेल ड्राइंग के फॉर्मेट में रेडी करना है। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि अगर ये डिटेल ड्राइंग नहीं प्रोवाइड किया तो हम ये इन्फॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग अ डिटेल ड्राइंग इज टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन हु कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर डेटा। तो आई एम श्योर आपको ये पता चल गया रहेगा कि मैं इन सारे पॉइंट्स के बारे में क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप 8 स्टेप्स देखोगे, स्टार्टिंग विद द नीड की ज़रूरत क्या है क्लाइंट की, फिर कौन से मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं उस सोल्यूशन को फुलफिल करने के लिए, फिर एनालिसिस ऑफ फोर्स करेंगे, फिर मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट करेंगे, मतलब साइज़ शेप ये सब डिसाइड करेंगे, फिर उस जो डिज़ाइन किया है उसको टेस्ट करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन क्रिएट करेंगे। फाइनल मॉडिफिकेशन होने के बाद एक डिटेल ड्राइंग क्रिएट करेंगे एंड हम वो आगे कम्युनिकेट करेंगे आइदर मैन्युफैक्चर को या तो प्रोड्यूसर को, राइट। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में इसका आंसर समझ में आया रहेगा और आपको यहाँ पे मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो सिनेरियो याद रखना और ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली आ जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी या एमएसबीटी के एग्ज़ाम में आपको ये वाला क्वेश्चन 6 से 8 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करिए। विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए चालू करते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, दैट इज स्टेट 4 टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन अ मशीन एलिमेंट। मतलब कोई भी मशीन एलिमेंट होगा उसके ऊपर अलग अलग तरीके के लोड एक्ट करते हैं, तो उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट डेड और स्टेडी लोड। नाउ ये डेड या स्टेडी नाम कैसे आया, क्यों आया, वो समझते हैं विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ये स्टैचू देखिए, पहचान में आ रहा है, यस दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। नाउ जस्ट हैज अ सेक ऑफ क्यूरियोसिटी आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यार इस स्टैचू का टोटल वेट कितना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में आंसर करना और मुझे पता चलेगा कि आपको एक्चुअली जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था, मैंने गूगल किया एंड आई फिगर्ड आउट कि इसका वेट है 70,000 kg। कैन यू इमेजिन 70,000 kg? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता बिकॉज मैंने सिर्फ 5 या 10 kg लिफ्ट किया है, बट 70,000 kg इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड, राइट। ना बात करते हैं इस लोड के डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में ये लोड एक्ट होता है। ना कॉमन सेंस की बात है कि ये स्टैचू तो मूव होने वाला नहीं है, तो इसका जो भी लोड है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल ऑलवेज कीप ऑन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब हमेशा इस बेस के ऊपर ही वो एक्ट करेगा, राइट। ना मेरा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस स्टैचू का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो क्या कभी चेंज होता है? साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन है, मतलब ये ऐसा कभी होता है कि ये डायरेक्शन किसी दिन ऊपर एक्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम इसको डेड या स्टेडी लोड बोलते हैं। मतलब
इसका जो लोड है वो हमेशा 70 kg ही रहने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहेगा। इसलिए हम इसको डेड बोलते हैं या फिर स्टेडी लोड बोलते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया रहेगा, मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं। डेड या स्टेडी लोड क्या होता है? एक ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डेड या फिर स्टेडी लोड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ लोड विच इज़ वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग लोड। अच्छा, जिसको डेड और स्टेडी समझा रहेगा उसको ये वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग नाम देख के ही पता चल गया रहेगा, राइट। नाउ डेड में सब कुछ सेम था, तो वेरिएबल में क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा? यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है जहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात किया है। तो अगर आप देखोगे ये पिस्टन का जो हेड है इसके ऊपर सक्शन के टाइम अलग फोर्स एक्ट होगा, कंबर्शन के टाइम अलग एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा, और जब ये एग्जॉस्ट हो रहा है तभी फोर्स अलग एक्ट होगा। मतलब पहली बात समझ में आती है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कीप्स ऑन चेंजिंग। सेकेंडली इफ आई लुक एट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, मतलब कभी ये फोर्स, ये पिस्टन नीचे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन विल बी फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू दी फ्रॉम अप टू डाउन, राइट। अगर मैं कभी देखूँ कि अगर ये एग्जॉस्ट हो रहा है तो पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, तभी फोर्स जो होगा इट विल बी फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये ऐसा टाइप का लोड है जहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग लोड, राइट। अगेन नो नीड टू मेमोराइज, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू फर्स्ट टाइप्स ऑफ लोड। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ लोड कॉल्ड एज इम्पैक्ट लोड। अब ये समझने का ट्राई करना बिकॉज शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इम्पैक्ट लोड क्या होता है? इस प्लेयर को देखो, बेसबॉल प्लेयर है जो अपनी बैट से बॉल को हिट कर रहा है। अब स्लो मोशन में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली मोशन में है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बैट के लोड के बारे में। ना फिजिकली अगर मैं बैट का वजन करूँ तो उसका वजन या 1 या 1.5 या 2 किलो के आसपास आ जाएगा, बट जब ये बॉल को हिट करता है वो 1 या 2 किलो के वेट से हिट नहीं करता, बहुत ही हाई लोड से इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्यों? बिकॉज हम ये देख सकते हैं कि बैट जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक्चुअली मोशन में है। तो कोई भी एक तरीके का लोड जब भी मोशन में होता है और काइनेटिक एनर्जी के साथ लोड अप्लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। तो आई होप आपको समझा रहेगा। इम्पैक्ट लोड वो टाइप का लोड होता है जिसमें आपका जो लोड होता है वो ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, और एक गिवन सर्टेन टाइम पे वो पूरा का पूरा लोड दूसरे या फिर पूरा का पूरा एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देगा। वैसे टाइप के लोड को हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट लोड, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फाइनल टाइप ऑफ फोर्स फाइनल टाइप ऑफ लोड विच इज कॉल्ड एज शॉक लोड। नाउ शॉक लोड क्या होता है? नाउ शॉक अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी चीज़ होती है जो अचानक हमें रियलाइज होती है, राइट। तो एग्जाम्पल समझने का ट्राई करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक बॉल है विच इज़ हिटिंग अ पर्टिकुलर बार बोलो या फिर एक दीवार बोलो। व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज दोनों ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। जब ये मोशन वाला ऑब्जेक्ट आके इसको इम्पैक्ट करता है, व्हाट हैपेंस इज ये अपना लोड इसके ऊपर पूरा ट्रांसफर कर देता है और वापस यहाँ पे रिएक्शन की वजह से ये वापस चला जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, सडनली ये पहले से ही मोशन में था, सडनली इसको बीच में कोई रुका देता है। कौन रुका देता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, एंड वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, राइट, बिकॉज ऑफ विच इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप के लोड को हम लोग बोलेंगे शॉक लोड। अगर इसके बारे में और एक एग्जांपल दूं मैं, तो लीफ स्प्रिंग जो होते हैं जो नॉर्मली ट्रक के पीछे वाला एक्सल में लगाते हैं, उनके ऊपर नॉर्मल केस में लोड्स एक्ट नहीं होते, बट जब भी एक स्पीड ब्रेकर आता है तभी क्या होता है, जो लीफ स्प्रिंग होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो स्पीड ब्रेकर होता है वो स्टेशनरी होता है। तो जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास करता है या फिर कोलाइड होता है, तभी ये शॉक लोड क्रिएट होता है। तो आई एम श्योर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। अगेन यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देके समझ लिया तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ हम लोग आने वाले सेशंस में कुछ लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट करने वाले हैं फॉर ऑल द डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो ये लेक्चर्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो डू check out the description which is there in the description box, right? With this is Akash Sawan signing off. Thank you everyone.